गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैयक्तिक अध्ययन विधि के दोष के बारे में आपको जानकारी देंगे। वैयक्तिक अध्ययन विधि के जहाँ कई लाभ, गुण और उपयोग हैं, वहीं यह दोषों से भी मुक्त नहीं है। कई विद्वान तो इसे अध्ययन की वैज्ञानिक विधि स्वीकार नहीं करते हैं। लुंडवर का मत है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अपने आप में कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, वरन वैज्ञानिक कार्यविधि का एक प्रथम चरण मात्र है। अब इसके दोष के बारे में चर्चा करते हैं। अवैज्ञानिक विधि। इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हें समग्र पर लागू किया जाता है। साथ ही इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण भी संभव नहीं है। अतः इसे वैज्ञानिक विधि इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। दोषपूर्ण सामान्यीकरण। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री का काफ़ी प्राप्त कर दी जाती हैं, किंतु कुछ थोड़े से ही अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरणों को समग्र पर लागू करना अनुसंधान की मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका एक कारण यह भी है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा प्राप्त सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। और तीसरा है सीमित अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। यानी इस विधि के द्वारा जो फैला हुआ क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, जो विस्तृत अध्ययन संभव नहीं है। जीवन इतिहास केवल सीमित इकाइयों का ही ज्ञात किया जा सकता है। समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करने में यह विधि सर्वदा अनुपयुक्त है। और चौथी है अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली अत्यधिक खर्चीली है और समय लेने वाली है। यानी खर्चा भी बहुत होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित क्या चाहिएगा? जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र एवं साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। एक विद्वान हुए हैं गुड एवं हट। उनका कहना है कि मामले एकत्रित करने में समय लगता है तथा पूर्णता के साथ अध्ययन करने को तत्पर लोगों को ढूंढना भी कठिन होता है। यानी लोगों को ढूंढना भी कठिन है। बड़े क्षेत्र में इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसे बड़े क्षेत्र में करना चाहें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को, तो बहुत अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। निदर्शन का अभाव, लेक ऑफ सैंपलिंग। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है। गुड एवं हट्ट कहते हैं अनुसंधानकर्ता को सामान्यतः यह विश्वास होता है कि इकाइयों का चयन प्रतिनिधित्वपूर्ण है। उसे यह भी विश्वास होता है कि निदर्शन पद्धति के अभाव में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। और छठा है दोषपूर्ण रिकॉर्ड। वैयक्तिक विषयों में प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण होते हैं, और यदि वे असावधानी पूर्वक लिखे गए हैं तब तो वे यथार्थ स्थिति के विपरीत जानकारी देते हैं। उदाहरणार्थ, पुलिस के रिकॉर्ड में एक व्यक्ति को अपराधी दर्ज किया गया, किंतु वास्तविक जीवन में वह एक सच्चा व्यक्ति है। उपयुक्त गवाहों के अभाव में तथा धन की कमी एवं रिश्वत ना देने के कारण यदि उसे जेल में रहना पड़ता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह वास्तव में अपराधी है। और सातवां है दोषपूर्ण जीवन इतिहास। चूंकि जीवन इतिहास स्वरचित होता है, अतः इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का उल्लेख कर देता है तथा सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास यथार्थ सूचना नहीं दे पाते हैं। और आठवां है अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास। ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिक अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, यानी वो ये सोचता है मुझे तो सारी चीज़ों की जानकारी है, इसलिए उसके द्वारा संकलित गलत तथ्य भी उसे सही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है और उनकी पुनः परीक्षा नहीं करता, यानी तथ्यों पर विश्वास कर लिया और उन तथ्यों का पुनः परीक्षण भी नहीं करता है। इससे अनुसंधान में गलत सामग्री का समावेश हो जाता है। अनुसंधान में क्या होता है, जो गलत तथ्य हैं उनका समावेश हो जाता है। गुडे एवं भट्ट का कहना है अनुसंधानकर्ता में अपने निष्कर्ष के प्रति अधिक विश्वास पैदा हो जाता है, यानी अपने निष्कर्ष के प्रति अधिक विश्वास पैदा हो जाता है, जिसके कारण वे अनुसंधान प्रारूप के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना करने के लोभ से नहीं बच सकता। और नवा है अनुसंधानकर्ता का पक्षपात। क्या होता है, अनुसंधानकर्ता पक्षपात भी कर जाता है। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाई के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उससे प्रभावित होता है। एक इकाई के साथ अत्यधिक लंबे समय तक कोई अनुसंधान करता रहता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है, यानी खुद प्रभावित होता है और स्वयं भी उनको प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावनात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। अब बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनको भावनात्मक उनसे लगाव हो गया, किसका, अनुसंधानकर्ता का, तो उन तथ्यों को वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है और इसका क्या परिणाम होता है, जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो अवैज्ञानिक होते हैं, यानी वो निष्कर्ष उनको हम अवैज्ञानिक कहेंगे और क्या होते हैं, पक्षपातपूर्ण होते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात का भी झलक देखने को मिलता है। और 10वां है सामग्री की विश्वसनीयता की जांच असंभव। इस प्रणाली का एक दोष यह भी कहा जा सकता है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना संभव नहीं है, यानी जो अनुसंधानकर्ता ने तथ्य एकत्र किए हैं उनकी जांच करना संभव नहीं है। कई तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती। स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी नहीं होती और ना ही इकाइयों की तुलना अन्य इकाइयों से की जा सकती।
अब कमियां तो बहुत सारी हैं इसमें, फिर भी हम ये कहना चाहेंगे इन कमियों के अतिरिक्त कई बार उन प्रलेखों, पत्रों, डायरियों एवं जीवन इतिहास को प्राप्त करना भी कठिन होता है जो व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस विधि द्वारा सामाजिक व्यवहार के बारे में आवश्यक सामग्री संकलन करना सरल नहीं है। धन्यवाद।